नमस्कार मित्रों, जीके बाय विष्णु सर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपने कल चर्चा हुई थी कि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण राजस्थान का जो नवीनतम भूगोल है 50 जिलों के अनुसार वो पढ़ाया जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। और उसी श्रृंखला के अनुसार आज पहली वीडियो का वादा किया था कल मैंने, ठीक है। तो आज मैं राजस्थान का पहला वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि है राजस्थान का सामान्य परिचय। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा दोस्तों, और हाई लेवल तक। जैसा कि कल ही कह दिया था मैंने कि अपने चैनल पर जो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी उसका लेवल होगा आरएस तक, ठीक है। आरएस की भर्ती तक का जो टोटल मटेरियल है, टोटल कंटेंट है, वो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा, ठीक दोस्तों। अब राजस्थान का जो पहला टॉपिक है, टॉपिक का नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। पहला टॉपिक कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखो दोस्तों, जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग का वाला टॉपिक सामान्य परिचय, मतलब हम राजस्थान के बारे में कुछ परिचय, कुछ जानकारी, कुछ नॉलेज लेते हैं। और इसी टॉपिक के माध्यम से इतने सारे क्वेश्चन लगभग अपने सामने पुट अप हो जाते हैं। प्रत्येक लाइन इस टॉपिक की आपके लिए एक क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए समझने का प्रयास करना। जिसने पहली बार या कभी ज्योग्राफी पढ़ी भी नहीं है उसके भी आराम से समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से सुनना, एक एक बिंदु पर फोकस रखना है। और कल जिस जुनून की बात कर रहा था मैं वीडियो में, उसी जुनून के साथ इस 2024 को अपना बनाना, ठीक है दोस्तों। टॉपिक की पर आ जाते हैं अपन। और टॉपिक की जो पहली बात है वो परिचय के माध्यम से आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, राजस्थान का सामान्य परिचय, ये राजस्थान का ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होगा। और इस टॉपिक में हम किस किस चीज़ों पर या किस किस बिंदु पर बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसका एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू बता देता हूँ। मतलब इस टॉपिक का भी परिचय है ये। देखो, सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत हम नामकरण पढ़ेंगे। राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण के बाद अगले बिंदु आता है राजस्थान का स्थिति विस्तार। स्थिति अलग चीज है, वह विस्तार अलग चीज है। राजस्थान का नामकरण, स्थिति विस्तार, ठीक। स्थिति विस्तार के बाद में राजस्थान की आकार या आकृति, आकार या फिर आकृति, ठीक। इसी बेला में अगला टॉपिक होगा राजस्थान में कर्क रेखा। राजस्थान में कर्क रेखा, नामकरण, स्थिति विस्तार, आकार या आकृति, राजस्थान में कर्क रेखा। इसके बाद में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और क्षेत्रफल के बाद में लंबाई चौड़ाई, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, ठीक। इसके बाद में अगला कंटेंट होगा आपका लंबाई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान की सीमाएं, सीमाओं में आपको पता है दो प्रकार की सीमा आपको पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। उसके अंतर्गत काफी डीप चलेंगे अपन, ठीक है। और इसके बाद में विभिन्न जिलों का निर्माण, विभिन्न जिलों का निर्माण, विभिन्न जिलों का निर्माण, ठीक दोस्तों। और इसके बाद में अभी जो नया भूगोल बना है, नई ज्योग्राफी चली है, आपका राजस्थान 33 जिलों से 50 जिला हो गए हैं। उन जिलों की डिटेल, मतलब टॉपिक बनेगा आपका नवीन जिले, कौन कौन से जिलों से कौन कौन सा जिला बनाया गया, इत्यादि बातें। ये है दोस्तों आपका पहला टॉपिक, राजस्थान का सामान्य परिचय। इस सामान्य परिचय में देख लो दोस्तों, इतने सारे बिंदु को हम लेकर चलेंगे और प्रत्येक बिंदु को लेंथी पढ़ेंगे। कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा वो मैं प्रत्येक लाइन वाइज आपको बताता जाऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आखिरी या पिछले एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चन आए। आप ध्यान से समझते जाना। और इसी टॉपिक को मैं अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अपनी बात होगी नामकरण की, ठीक है। देखो दोस्तों, राजस्थान का जो ये टॉपिक है
यूँ तो कहने को तो पहला टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में से क्वेश्चन इतने सारे बनते हैं, बहुत लगभग हर लाइन इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब राजस्थान का नामकरण की बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के नामकरण की। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहला ही हमेशा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त किया। सबसे पहली बात, राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त किया। वर्तमान स्वरूप का मतलब क्या है दोस्तों, जो नक्शा आज हम देखते हैं, जो ये वाला, जिसे अपने को पता है राजस्थान का नक्शा क्या है, ये वाला जो स्वरूप है राजस्थान का नक्शा है दोस्तों। राजस्थान ने अपना ये स्वरूप कब प्राप्त किया, वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त किया, 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त किया, 1 नवंबर 1956 को। मतलब राजस्थान का जो ये स्वरूप प्राप्त किया है, आपको पता है दोस्तों, पहले राजस्थान में जिले नहीं थे, रियासतें थी, ठीक। एकीकरण किया और एकीकरण के प्रक्रिया के अनुसार क्या किया, राजस्थान ने अपना ये वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया, ठीक। इसी स्वरूप के दौरान ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान ने अपना वास्तविक स्वरूप या वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त किया, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हुआ क्या था, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था। आपको पता है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, और 7 चरणों में जो उसका अंतिम 7वां चरण था वो 1 नवंबर 1956 में ही हुआ था। इसीलिए राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप में आ गया। इससे पहले भी एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है वो देखो। क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले अपने राज्य के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ था। स्वतंत्रता के बाद मतलब आजादी के बाद। अब आजाद कब हुआ था राजस्थान या भारत, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, और अपनी आजादी के बाद सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ था। तो आपने एकीकरण यदि पढ़ा है तो वहां पर एक डेट आती है 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण था दोस्तों। और इस राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में इसका नाम क्या रखा गया था, पूर्व राजस्थान, या फिर इसी का नाम रखा गया था राजस्थान संघ। राजस्थान संघ है, मैं राजस्थान की जगह राजस्थान राज बिंदु लगा रहा हूं, आप ध्यान रखना, ये राजस्थान है पूरा, राजस्थान संघ। अब देखो दोस्तों, इस नाम में राजस्थान शब्द का प्रयोग हो रहा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो आजादी के बाद, यानी कि 1947 में भारत और राजस्थान आजाद हुआ था, और 1948 में ही राजस्थान शब्द का प्रयोग कर लिया गया था। तो आपको यहां पर फोकस रखना है, थोड़ा ध्यान देना है कि आजादी के बाद पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था, 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के रूप में राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में यह नाम लिया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। देखो दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान ने वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त किया, 1 नवंबर 1956 को, ठीक। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया था और राजस्थान का यह स्वरूप प्राप्त हो गया था। उसके बाद आजादी के बाद सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो आजादी के बाद 25 मार्च 1948 को सबसे पहले पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के रूप में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था। संवैधानिक दर्जे से क्या मतलब है, संवैधानिक दर्जे से मतलब यह है कि अपने इस राज्य को संवैधानिक रूप से राजस्थान के नाम से कब से जाना गया। तो अपने इस राजस्थान को संवैधानिक रूप से राजस्थान के नाम से 26 जनवरी 1950 से जाना गया।
26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। और जब से अपना संविधान लागू हुआ है तभी से अपने राजस्थान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। और संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने का मतलब अपने इस राजस्थान को वैधानिक तौर पर राजस्थान कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने होंगे, रिपीट कर रहा हूं, याद करना है दोस्तों। सबसे पहले राजस्थान ने वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त किया? 1 नवंबर 1956 को। आज़ादी के बाद पहली बारी राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया? आज़ादी के बाद पहली बारी राजस्थान शब्द का प्रयोग 25 मार्च 1948 को किया गया। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो राजस्थान को संवैधानिक दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ से इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नामकरण के संबंध में। देखो 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। सबसे पहले संवैधानिक दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। वैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के नाम से जाना गया। और अपने राजस्थान का जो वास्तविक स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप है, 1 नवंबर 1956 को प्राप्त हो ही गया। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन बताया था मैंने आज़ादी के बाद वाला 1948 वाला, इस पर थोड़ा फोकस रखना। अब देखो दोस्तों, अगली बात है आपके अपने राजस्थान में। देखो अलग अलग विद्वान आए और राजस्थान को अलग अलग अपने राजस्थान के अलग अलग कमेंट करके चले गए। पहली बात कि कौन कौन से विद्वान राजस्थान में आए और राजस्थान को किस किस ने क्या क्या कहा। तो देखो मैं सबसे पहले बात बताऊं कि 16वीं शताब्दी में अपने राजस्थान में आया था एक बंदा। कब आया था? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में राजस्थान में कौन आया था? अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल, इस अबुल फजल ने राजस्थान को क्या कहा था दोस्तों? मरु प्रदेश। 16वीं शताब्दी में अबुल फजल ने राजस्थान को क्या कहा था? मरु प्रदेश कहा था। अबुल फजल कौन था? अबुल फजल अकबर का प्रमुख साहित्यकार था। अकबर का साहित्यकार। देखो 16वीं शताब्दी में अबुल फजल ने राजस्थान को क्या कहा? मरु प्रदेश। मरु प्रदेश के स्थान पर हो सकता है नाम आ जाए मरुभूमि। 16वीं शताब्दी में अबुल फजल ने राजस्थान को क्या कहा? मरु प्रदेश, या मरु प्रदेश के स्थान पर मरुभूमि भी नाम आ सकता है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना कि राजस्थान के लिए मरु प्रदेश शब्द का प्रयोग किसने किया, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना किसने किया? अबुल फजल ने। कब किया? 16वीं शताब्दी में किया। अबुल फजल कौन था? अकबर का प्रमुख साहित्यकार था। ठीक, इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन आता है सन 1800 में एक व्यक्ति था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, इस जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए क्या कमेंट किया या राजस्थान को क्या कहा? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। क्या कहा था? राजपूताना। कब कहा था? सन 1800 में। जॉर्ज थॉमस, देखो दोस्तों ये जॉर्ज थॉमस अंग्रेज अधिकारी था। ये जब राजस्थान में आया तो राजस्थान में आने के बाद इसने अपने राजस्थान को देखा, घूमकर आराम से देखा। और राजस्थान को देखते हुए उस समय राजस्थान में बहुत सारे राजाओं का राज था, रजवाड़ी राज था। ठीक, राजा शासन करते थे। तो इन्होंने उस राज व्यवस्था को देखकर, उन राजाओं को देखकर मौखिक रूप से मुख से बोल दिया, अरे ये तो राजपूताना है। क्या है? ये तो राजपूताना है। मतलब यहाँ पर राजवंश निवास करते हैं, राजा रहते हैं, राजा लोग निवास करते हैं। उसी आधार पर इन्होंने अपने राजस्थान को नाम दे दिया, क्या? राजपूताना। और इसी नाम को लेकर कितनी ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। राजस्थान शब्द के लिए या अपने राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया गया? ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? सन 1800 में। लेकिन इसने तो ये बात कह दी, और कैसे कही? मौखिक रूप से कही थी। अब तक 1800 में इस बात का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता था। ठीक है,
इस बात का प्रमाण ही कहाँ मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा? इस बात का प्रमाण मिलता है, एक पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम लिख रहा हूं यहां पर, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ऑफ जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में इस बात का प्रमाण मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। यहां से फिर एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये पुस्तक किसकी है? और लास्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आया था 2014 राजस्थान पुलिस में आया था, और उसमें ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड, सी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और डी कुछ और था। ठीक है, अधिकतर बच्चों ने इसका जो आंसर लगाया था वो लगाया था दोस्तों जॉर्ज थॉमस, और ओबियसली लगाएंगे क्योंकि पुस्तक का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ये गलती आप मत करना दोस्तों, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस ये पुस्तक जॉर्ज थॉमस की नहीं है। इस पुस्तक में केवल ये प्रमाण मिलता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। यह पुस्तक जॉर्ज थॉमस का एक मित्र था, विलियम फ्रैंकलिन। कौन था? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, इस विलियम फ्रैंकलिन की थी, और इसी विलियम फ्रैंकलिन ने इस पुस्तक को लिखा था। इस पुस्तक में जॉर्ज थॉमस का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पुस्तक में जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी हुई है। आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा फोकस रखना इस बात पर, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक किसकी है? क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो याद रखना है पुस्तक किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की। ठीक, और इस पुस्तक के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? जीवनी लिखी हुई है जॉर्ज थॉमस की। अब जॉर्ज थॉमस की इसमें जीवनी लिखी हुई है, तभी तो इस पुस्तक से ये पता चलता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा था? राजपूताना कहा था। और कब कहा था? सन 1800 में कहा था। ठीक, अब इतनी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था इसके 5 साल बाद, यानी कि 1805 में। यहां लिखता हूं, देखो दोस्तों, सन 1805 में इस पुस्तक का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। और जैसे ही पुस्तक का प्रकाशन हुआ, आपके लिए फिर एक क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले लिखित प्रमाण कब मिला था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा था? राजपूताना कहा था। लेकिन कैसे कहा था? मौखिक कहा था, केवल मौखिक। अपने राजस्थान को घूमकर देखकर ही कह देता कि यार ये तो क्या है? राजपूताना है। लिखित प्रमाण नहीं मिला था। यहां पर लिखित प्रमाण कब मिलता है? लिखित प्रमाण मिलता है 1805 में। क्वेश्चन आएगा, राजपूताना शब्द का सबसे पहले लिखित प्रमाण कब मिलता है? तो 1805 में मिलता है। ये ध्यान रखना, 1805 में राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण, लिखित प्रमाण। ठीक दोस्तों, अब मैंने अभी 2 विद्वानों के बारे में आपको बात बताई। सबसे पहले कि राजस्थान के लिए मरु प्रदेश या मरुभूमि शब्द का प्रयोग किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। कब किया था दोस्तों? 16वीं शताब्दी में। अबुल फजल कौन था? अकबर का प्रमुख साहित्यकार था। कौन था? अकबर का प्रमुख साहित्यकार था। फिर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा था? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। कब कहा था? सन 1800 में कहा था। प्रमाण कहाँ मिलता है? विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1805 में हुआ था। और 1805 में सबसे पहले हमें राजपूताना शब्द का लिखित प्रमाण मिलता है। ठीक है, यहां तक की बातें हो गई थी, 2 विद्वानों के बारे में बात होगी। अब नेक्स्ट बात है दोस्तों, सन 1829 की घटनाएं। 1829 में एक व्यक्ति हुआ, कर्नल जेम्स टोड। देखो दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड से पहले मैं आपको राजपूताना जॉर्ज थॉमस के बारे में कुछ बातें बता देता हूं, जो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आरएस के एग्जाम में आ सकती है।
देखो ये जो जॉर्ज थॉमस है ये कौन था, कहाँ से आया था, इत्यादि बातें। जॉर्ज थॉमस के बारे में कुछ क्वेश्चन। सबसे पहली बात, जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था दोस्तों? आयरलैंड का। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का क्या था? निवासी था। आयरलैंड का निवासी था। जॉर्ज थॉमस अपने राजस्थान में कब आया था? अपने राजस्थान में आया था 1758 में। राजस्थान में कब आया? 1758 में। राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आया? राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावाटी में आया था। कहाँ आया था? शेखावाटी में। हाँ, जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। राजस्थान में कब आया? 1758 में आया था। और सबसे पहले कहाँ आया था? शेखावाटी में आया था। ठीक। अगली बात जॉर्ज थॉमस के लिए, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजस्थान में आ गया तो राजस्थान में इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जॉर्ज थॉमस की मृत्यु राजस्थान में हुई थी, बीकानेर में। राजस्थान में इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बीकानेर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये 2-3 बातें हैं जॉर्ज थॉमस के बारे में। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का निवासी था। राजस्थान में कब आया था? 1758 में आया था। सबसे पहले कहाँ आया था? शेखावाटी में आया था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई थी बीकानेर में। कब, कहाँ हुई थी? बीकानेर में हुई थी। ये 2-4 क्वेश्चन जॉर्ज थॉमस से संबंधित हैं, आप ध्यान में रख लेना। अगली बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1829 की घटना है। नेक्स्ट घटना कब है? 1829 की। देखो 1829 में यानी सन 1829 में एक विद्वान हुआ, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड एक बहुत बड़ा अंग्रेज अधिकारी था। 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया था। मतलब कर्नल जेम्स टोड ने अपने इस राज्य को किन किन नामों से संबोधित किया था? तो देखो 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान, रायथान, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा कहा। देखो 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या क्या कहा? राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा कहा। मतलब यूं रख सकते हैं सीधी सी बात, RRR का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था? RRR, मतलब 3 R। पहला R राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। ठीक। और इसी के माध्यम से क्वेश्चन ये आता है कि अपने राज्य के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? अपने राज्य के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या क्या कहा? राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा कहा। कब कहा? 1829 में कहा। इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था? इस बात का प्रमाण मिलता है, कर्नल टोड की अपनी खुद की एक पुस्तक थी और पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखो दोस्तों, यहां पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा था। और उस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक में। वो पुस्तक जॉर्ज थॉमस की नहीं थी, लेकिन यहां पर 1829 में कर्नल टोड ने राजस्थान के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था और इस बात का प्रमाण इस पुस्तक में मिलता है। और ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड की है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसकी है, तो किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। ठीक है, इसकी स्वयं की पुस्तक है। यहां से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का अन्य नाम क्या है? इसी पुस्तक का एक और नाम मिलता है।
और इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी पुस्तक का दूसरा नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इसी पुस्तक का दूसरा नाम है, दो पुस्तकें नहीं है, एक ही पुस्तक है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में रिट में आया था। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या है? तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में यह प्रमाण मिलता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या कहा था? राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा कहा था। कब कहा था? 1829 में, 1829 में। अब तीनों ही बातों का मैं एक बार वापस रिवीजन करा देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले राजस्थान के लिए अबुल फजल ने क्या कहा था? मरु प्रदेश या मरुभूमि कहा था। कब कहा था? 16वीं शताब्दी में। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या कहा? राजपूताना कहा। कब कहा? सन 1800 में कहा। राजपूताना शब्द का सबसे पहले लिखित प्रमाण कब मिलता है? 1805 में मिलता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या कहा? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा कहा। कब कहा? 1829 में। प्रमाण कहाँ मिलता है? उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कर्नल जेम्स टोड की खुद की पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक का दूसरा नाम मिलता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखो आगे की बात मैं आपको बताता हूं, इससे पहले कि कर्नल जेम्स टोड ने जो ये 3 शब्दों का प्रयोग किया था और इनका जो उल्लेख है इस पुस्तक में मिलता है। अब आप इस पुस्तक को पढ़ो, इस पुस्तक का जो नाम है, आपको ऐसा लगता है कि ये पुस्तक हिंदी में लिखी गई होगी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसी भी हिंदी पुस्तक का ऐसा कोई नाम होता है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। हिंदी पुस्तक का कोई ऐसा नाम नहीं होता, मतलब ये पुस्तक हिंदी में तो लिखी गई नहीं है, ये किसी अन्य भाषा में लिखी हुई है, फ्रेंच में या इंग्लिश भाषा में लिखी हुई है। ठीक, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है कि कर्नल जेम्स टोड की जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो यहां से इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हीराचंद ओझा, इसे शॉर्ट में बोलते हैं GH ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, और इसका एक सहयोगी था बलदेव मिश्र। बलदेव मिश्र, इन्होंने सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया था। ये जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, इसके लिए क्वेश्चन आया था 2012 में। PTI की भर्ती या राजस्थान पुलिस की भर्ती थी, उसमें RPC सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2014 में कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ का निवासी था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान में कहाँ का निवासी था? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान में सिरोही जिले का निवासी था। कहाँ का निवासी था? सिरोही जिले का निवासी था। और सिरोही जिले में भी कहाँ पर? सिरोही जिले में एक गांव पड़ता है रोहिड़ा गांव। सिरोही जिले में रोहिड़ा गांव का निवासी था कौन? GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगली बात है दोस्तों, अब देखो कर्नल जेम्स टोड के बारे में ये चर्चा कर ली कि कर्नल जेम्स टोड ने अपने राज्य को क्या क्या कहा था, कब कहा था, इसका प्रमाण या इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। इन सभी बातों के बाद में कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी कुछ जानकारी है जो अपने को जानकार होनी चाहिए, अपने को पता होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, देखो हर चीज मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं, और इतने डिटेल आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वीडियो लंबा हो जाए तो भी आपको देखना है और अच्छी तरह से फोकस रख के देखना है, क्योंकि इस बात को मैं भी मानता हूं कि ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं देख पाते, लेकिन अगर अपने को सिलेक्शन लेना है, अगर अपने को
इस 2024 में सफल होना है तो लंबा वीडियो भी देखना पड़ेगा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीमित वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर लंबा हो भी जाता है तो भी आपको फोकस रखना है, उस वीडियो को ध्यान से देखना है। हर यूजफुल चीज़, हर यूजफुल कंटेंट मैं इसमें आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। हाँ, तो आगे था मैं कि कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी? देखो, सबसे पहली बात है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड कहाँ का निवासी था? सबसे पहला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड कहाँ का निवासी था? ये था स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड यूके का, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड यूके का निवासी था। कौन? कर्नल जेम्स टोड। यहाँ का निवासी था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड अपने राज्य में कब आया था? 1806 में, 1806 में राज्य में आया। कर्नल जेम्स टोड कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड यूके का निवासी था। अपने राज्य में कब आया? 1806 में राज्य में आया, राजस्थान में आया। कर्नल जेम्स टोड को और क्या कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड का उपनाम क्या है? तो देखो, एक बात तो बताऊं आपको, कर्नल जेम्स टोड अपने राजस्थान में जब आया तो इसकी एक आदत थी, इसके पास एक घोड़ा था। ये घोड़ा लेकर अपने राजस्थान की क्या करता था? सैर करता था, राजस्थान में घूमता था। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन आता है, घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को ही घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने अपने राजस्थान का इतिहास लिखा था और इसी कारण से कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। उपनामों में देखो, ये दो नाम तो आपको विशेष ध्यान रखना है। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? जेम्स टोड को। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। अगर यहां से और डीप क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है? मुख्य कंटेंट जो हाई लेवल का होगा वो ये है कि कर्नल जेम्स टोड जिस घोड़े पर घूमता था उस घोड़े का क्या नाम था। यानी कि कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का क्या नाम था? तो कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम, कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम था अल्बुर्ज। यस दोस्तों, अल्बुर्ज। कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का क्या नाम था? अल्बुर्ज था। इससे भी और गहरा क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान में आए थे तो यहाँ एक महापुरुष मिल गए थे जिनको कर्नल जेम्स टोड ने अपना गुरु बना लिया था। तो क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु का क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड के गुरु का क्या नाम है? गुरु का नाम, तो इनके गुरु का क्या नाम था? जैन यति ज्ञानचंद्र, जैन यति ज्ञानचंद्र। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या था? जैन यति ज्ञानचंद्र। ये छोटी सी डिटेल है कर्नल टोड के बारे में। कर्नल टोड कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड यूके का निवासी था। राजस्थान में कब आया था? 1806 में आया था राजस्थान में। ठीक, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का क्या नाम था? कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम था अल्बुर्ज। ठीक, ये हो गई दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब नामकरण की बेला चल रही है, नामकरण की श्रृंखला चल रही है, तो यहां से आगे और क्या क्वेश्चन आता है? देखो, नामकरण के बारे में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले कौन से साहित्यिक ग्रंथ में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है? पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कि सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख करने वाला व्यक्ति कौन था? कर्नल जेम्स टोड। अब पूछ रहा है कि कौन से साहित्यिक ग्रंथ में सबसे पहले
राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है। तो अपने साहित्यिक ग्रंथों की बात करें तो दो ऐसे साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है। वो दो कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक ग्रंथ है राजरूपक और एक ग्रंथ है नैनसिरी ख्यात। राजरूपक और नैनसिरी ख्यात, इन दोनों ही ग्रंथों में राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिला है। कौन कौन से ग्रंथ है? एक पहला ग्रंथ है आपका राजरूपक। राजरूपक, ये जो राजरूपक ग्रंथ है इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है वीरभान। वीरभान, कभी राइटर भी पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना, राजरूपक ग्रंथ का जो राइटर है वो कौन है? वीरभान। और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात का राइटर कौन है? मोहनोत नैनसी। मोहनोत नैनसी। हाँ, देखो क्वेश्चन आ गया अगर कि कौन से साहित्यिक ग्रंथों में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है, तो इन दोनों ही ग्रंथों में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है राजरूपक और नैनसिरी ख्यात में। राजरूपक का राइटर कौन है? वीरभान। और नैनसिरी ख्यात का राइटर कौन है? मोहनोत नैनसी। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है नामकरण की श्रृंखला के बारे में कि राजस्थान को कौन कौन से काल में, कौन कौन से युग में क्या क्या कहा गया। यहां से एक स्मॉल सा क्वेश्चन बनता है। तो देखो क्वेश्चन आ गया कि वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना गया? वैदिक काल में राजस्थान को क्या कहा गया? तो वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवृत कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मवृत। जिस समय अपने भारत को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था, उस समय अपने राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवृत के नाम से। यहां पर एक बात का ध्यान रखना कि वैदिक काल के स्थान पर यदि ये आ गया कि ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया, ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया, तो भी आंसर का ध्यान रखना, आंसर आएगा ब्रह्मवृत। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवृत कहा गया। या वैदिक काल में राजस्थान को क्या कहा गया? ब्रह्मवृत कहा गया। ठीक, इसके बाद में अगला आता है कि रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा गया? रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा गया? रामायण काल में अपने राजस्थान को मरुकांतार कहा गया। रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा गया? मरुकांतार कहा गया। यहां से फिर और क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के लिए इस शब्द का प्रयोग किसने किया? मतलब राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहां से हम बेसिकली अनुमान लगा सकते हैं कौन से काल में मरुकांतार कहा गया? रामायण काल में मरुकांतार कहा गया। अब रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने ही राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया था। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया। दो क्वेश्चन ये हैं, वैदिक काल में या ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा? ब्रह्मवृत कहा गया। और रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा? मरुकांतार कहा गया। अब तक के जितने भी नामकरण से संबंधित क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 1 मिनट में रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है, उसके बाद में आपको कंफर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप कब प्राप्त किया? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया? 25 मार्च 1948 को। 16वीं शताब्दी में अब्बुल फजल ने राजस्थान को क्या कहा? मरु प्रदेश या मरुभूमि। राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 में। उल्लेख कहाँ मिलता है? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जो पुस्तक है उसमें। ठीक, पुस्तक किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की। राजपुताना शब्द का सबसे पहले लिखित प्रमाण कब मिलता है? 1805 में। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या कहा था? राजस्थान को राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा कहा।
कब कहा? 1829 में कहा। उल्लेख कहाँ मिलता है? कर्नल जेम्स टोड की खुद की पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा और बलदेव मिश्र ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहाँ का रहने वाला था? सिरोही का। और सिरोही में भी कहाँ का? रोहिड़ा गांव का निवासी था। ठीक। उसके बाद में कौन से साहित्य ग्रंथ में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? तो दो साहित्य ग्रंथ है, राजरूपक और नैनश्री ख्यात में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक। वैदिक काल में राजस्थान को क्या कहा गया? ब्रह्मवृत। और रामायण काल में राजस्थान को क्या कहा गया? मरुकांतार। किसने कहा? महर्षि वाल्मीकि ने। अगली बारी आती है क्वेश्चन, वो शिलालेख के लिए यदि पूछ ले आपसे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? हाँ, शिलालेख के बारे में क्वेश्चन है। कौन सा शिलालेख ऐसा है जिसमें सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है? तो देखो, एक शिलालेख का नाम सुना होगा आपने, बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। हाँ, ये बसंतगढ़ शिलालेख ऐसा है जिसमें सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है। बसंतगढ़ शिलालेख में जो राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है वो उल्लेख हुआ है राजस्थान या द्वितीय के नाम से। राजस्थान या द्वितीय। हाँ दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख में सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है, वो भी किस नाम से? राजस्थान या द्वितीय के नाम से। सर्वप्रथम किस शिलालेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है? बसंतगढ़ शिलालेख में। ठीक। अगला क्वेश्चन बनता है कि ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कौन से ईस्वी का है? बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है। कौन से ईस्वी का है? 625 ईस्वी का। और आपने देखा होगा क्वेश्चन आया था ये आरपीसी सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2016 में। उस समय किसी भी किताब में इस बसंतगढ़ शिलालेख का विक्रम संवत नहीं लिखा गया था और एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया? बसंतगढ़ शिलालेख किस विक्रम संवत का है? सभी ने 625 ईस्वी रट रखे थे। ऑप्शन ए में भी था 625 विक्रम संवत और उसके बाद में बी सी डी अलग अलग दे दिया। तो देखो, हम जो रट कर जाते हैं वहां पर एग्जाम में यदि क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी चूक कर दी तो समझ लो अपना क्वेश्चन गया। क्वेश्चन क्या है? बसंतगढ़ शिलालेख कौन से विक्रम संवत का है? और अपने को याद है यहां पर कि बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है। चक्कर पड़ गया। ईस्वी से यदि विक्रम संवत बनाना है तो अपने को इतना पता होना चाहिए कि ईस्वी और विक्रम संवत में कितना अंतर है। ईस्वी और विक्रम संवत में 57 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 57 वर्ष का अंतर है। ईस्वी से यदि विक्रम संवत में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो अपने को ईस्वी सन में हमेशा 57 जोड़ देना है और ईस्वी में यदि 57 जोड़ेंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा और यहाँ पर 57 जोड़ा तो कितना आया? 682। और अब जो आ गया वो आ गया विक्रम संवत। क्या आ गया? विक्रम संवत। अब यदि क्वेश्चन पूछ ले बसंतगढ़ शिलालेख कौन से विक्रम संवत का है? 682 विक्रम संवत का है। कौन से ईस्वी का है? 625 ईस्वी का है। इस हिसाब से यदि अपन निकाले कि अभी वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, वर्तमान में विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, तो सन कौन सा चल रहा है? 2024। 2024 में 57 प्लस करेंगे कितना होगा? 11 8 2081। वर्तमान में विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? तो 2081। इस तरह से यदि कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें अपने को ईस्वी सन याद है और विक्रम संवत पूछ रहा है तो क्या करना है? 57 जोड़ना है। और यदि अपने को विक्रम संवत याद है और वो ईस्वी सन पूछ रहा है तो 57 उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, ये एक ट्रिक है विक्रम संवत ईस्वी सन से विक्रम संवत में बदलने में या विक्रम संवत से आप ईस्वी सन में बदलने में। आगे की बात करता हूं, बसंतगढ़ शिलालेख से आने वाले क्वेश्चन बताता हूं आपको। बसंतगढ़ शिलालेख कौन से ईस्वी का है? 625 ईस्वी का है। कौन से विक्रम संवत का है? 682 विक्रम संवत का है। सबसे पहले बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिला है। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कहाँ पर है? राजस्थान में बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर उत्कीर्ण है, कहाँ पर गुदा हुआ है? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले में है। कौन से जिले में है?
सिरोही जिले में, सिरोही जिले में एक मंदिर है सीमल माता, सीमल माता या फिर इसे खीमल माता भी बोलते हैं। खीमल माता मंदिर में बसंतगढ़ शिलालेख कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। कौन से मंदिर में स्थित है? सीमल माता खीमल माता मंदिर में उत्कीर्ण है। ये जो शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख, इस शिलालेख में ये कौन से राजा के समय का शिलालेख है? तो राजा वर्मलात के समय का शिलालेख है। और इस बसंतगढ़ शिलालेख में दास प्रथा पर विशेष बल दिया गया था। किस प्रथा पर? दास प्रथा पर विशेष बल दिया गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि बसंतगढ़ शिलालेख किस प्रथा से संबंधित है? बसंतगढ़ शिलालेख दास प्रथा से संबंधित है। अब यहां से आने वाले क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन देख लो। राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस शिलालेख में मिला है? बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख कौन से ईस्वी का है? 625 ईस्वी का। कौन से विक्रम संवत का है? 682 विक्रम संवत का है। बसंतगढ़ शिलालेख कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। कौन से मंदिर में है? सीमल माता खीमल माता के मंदिर में उत्कीर्ण है। बसंतगढ़ शिलालेख किस राजा के समय का है? तो राजा वर्मलात के समय का है। और बसंतगढ़ शिलालेख में मुख्य विषय क्या लिखा गया है? तो बसंतगढ़ शिलालेख दास प्रथा से संबंधित माना गया है। अब तक का जितना भी कुछ मैंने मैटर बताया था वो केवल और केवल नामकरण से संबंधित मैटर था। और इस नामकरण से संबंधित मैटर को हमने खूब विस्तृत रूप से चर्चित किया है। खूब कंटेंट इसमें मैंने आपको बताया है, एक एक बिंदु को बारीकी से बताया है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे का जो वीडियो होगा वो अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी बात को आप थोड़ी गहनता से लो। हर अब तक का जो समय था वो अपन ने निकाल दिया है। अब आगे से 1 घंटे का 1 मिनट का टाइम भी अपने को वेस्ट नहीं करना है और वीडियो में थोड़ा गौर से देखना है वीडियो को। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए जय हिंद।